हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दीपक है और ये हमारा चैनल है साई एकेडमी फॉर सक्सेस। बच्चों, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 करेंगे, जो है सेकंड बुक का, जिसमें हम लोग करेंगे क्या कि आज़ादी के समय भारत के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ थी। और आप सभी को पता है 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस समय सिचुएशन वैसी अच्छी नहीं थी जैसी कि आज है, जिसका सबसे प्रमुख कारण था कि आज़ादी के तुरंत बाद ही भारत का 2 भागों में विभाजन हो गया था, एक पाकिस्तान और एक भारत। तो इस चैप्टर के अंदर हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि भारत के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ थी जब हमारी आज़ादी हुई मिली हमें और 2 भागों में हमारा देश बँट गया। कई प्रॉब्लम्स थी, जिनमें थी हिंदू मुस्लिम दंगे। यहाँ पर एक चित्र आपको दिख रहा होगा जिसमें भारत और पाकिस्तान का झंडा लिए कुछ लोग हैं। आज़ाद हिंदुस्तान के शुरुआती वर्षों में यहाँ पर कलकत्ता का 1947 का ये एक दृश्य है, एक फ़ोटो है, जो दंगा प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के लिए हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग भारत और पाकिस्तान का झंडा फहरा रहे थे। शहर में गश्त कर रहे ट्रकों पर चढ़े इन लोगों का ये चित्र विभाजन की खुशी और त्रासदी दोनों को एक साथ बयान करता है। यानी एक तरफ तो हमारे देश में ये खुशी थी कि हम आज़ाद हो गए हैं, अंग्रेज़ों से हमें निजात मिल गई है। 1857 में जो हमने बिगुल बजाया था क्रांति का और अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग छेड़ी थी आज़ादी के लिए, आखिर में वह आज़ादी हमें मिल तो गई बच्चों, लेकिन उसकी हमें एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। कीमत थी हिंदू और मुसलमानों के नाम पर देश के 2 टुकड़े, एक पाकिस्तान और एक भारत। तो यहाँ हम इस अध्याय में ये डिस्कस करेंगे कि आज़ादी के शुरुआती वर्ष हिंदुस्तान के लिए बहुत चुनौती भरे थे। सबसे बड़ी चुनौती थी राष्ट्रीय एकता और अखंडता की। भारत ऑलरेडी 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुका था। भारत के अंदर कुल मिलाकर 565 रियासतें थी। ये सब डिस्कस हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे। बस आपको इतना करना है, अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और आप मेरी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरी देखें और फिर आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। आइए बच्चों, शुरू करते हैं। यहाँ पर देखो, इसी फ़ोटो के अंदर लिखा है, आज़ादी हमें मिली लेकिन देश का बंटवारा भी हुआ। बंटवारे के कारण बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, लोग अपने घरों से विस्थापित हुए। इसका मतलब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए मजबूर हुए। देसी रियासतों को भारत संघ में शामिल करने का मसला तुरंत हल करना ज़रूरी था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने उनको बच्चों 3 ऑप्शन दिए थे। पहला ऑप्शन था कि वे भारत में शामिल हो जाएं, दूसरा ऑप्शन था कि वो पंजाब यानी पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, और तीसरा ऑप्शन था कि वो अपने आप को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दें। तो अब भारत के सामने यह चुनौती थी कि भारत किस प्रकार से अपने आप को एकजुट करके 565 रियासतों को भारत में मिला सके। इसका बीड़ा उठाया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय भारत के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नामक एक फॉर्म बनाया और उस पर बहुत सारे राज्यों के रियासतों के हस्ताक्षर करा लिए। इस पूरे चैप्टर में हम सरदार पटेल द्वारा राज्यों को किस प्रकार देशी रियासतों को भारत में विलय कराया गया, इस विषय में भी पढ़ेंगे। आइए शुरू कर लेते हैं बच्चों, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। ये पहला पेज आपकी बुक का है, मैं बस थोड़ा सा इसका अंश आपको दिखाऊंगा और बाकी पूरा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसको। आपको बस इतना सा करना है कि बहुत ध्यान से इस वीडियो को सुनना है और जो मेरे पॉइंट्स हैं उनको ध्यान से सुनना है। रही बात इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की, यहाँ पर हमारा मकसद है चैप्टर को अच्छे से समझना। जैसे ही चैप्टर फिनिश होगा हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ शामिल होंगे। हर वीडियो 2 पार्ट में डिवाइड होगी, यानी 2 पार्ट में हम एक चैप्टर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम चैप्टर का आधा पार्ट डिस्कस करेंगे एंड नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम चैप्टर का अगला आधा पार्ट डिस्कस करेंगे। वीडियो कितनी भी लंबी हो जाए मैं यही फॉर्मूला अप्लाई करूँगा और उसके बाद एक वीडियो और बनेगी जिसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बच्चों, अगर आपको सारे नोट्स चाहिए तो आप साई एकेडमी फॉर सक्सेस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप नोट्स
ले सकते हैं। आइए तो शुरू करते हैं। सन 1947 के 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। लेकिन हिंदुस्तान जिस कंडीशन में बच्चों आज़ाद हुआ, मैं आपको बता दूं कि वो कंडीशंस बहुत ही भयावह थी। सबसे पहली बात, संचार के इतने अच्छे साधन नहीं थे, इसलिए बहुत सारे लोगों को नहीं पता चल पाया कि वो भारत में हैं या पाकिस्तान में हैं। किस प्रकार भारत का विभाजन हुआ, इसकी कोई जानकारी बहुत सारे लोगों को नहीं थी, क्योंकि धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हुआ था। इसीलिए जहाँ पर मुस्लिम आबादी अधिक थी उसको पाकिस्तान मान लिया गया, और जहाँ पर हिंदू आबादी अधिक थी उसको भारत यानी हिंदुस्तान मान लिया गया। परंतु इसमें एक और समस्या यह थी कि ऐसे दो स्थान थे जहाँ पर मुस्लिम अधिक संख्या में थे। एक था पूर्वी बंगाल और एक था पश्चिमी पंजाब। तो इन दोनों ही क्षेत्रों को बाद में पाकिस्तान घोषित कर दिया गया, परंतु अभी भी लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो भारत में है या पाकिस्तान में। इस चैप्टर के अंदर हम आगे पढ़ेंगे। बाकी यहाँ पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रात को एक भाषण दिया था जिसको ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। ये फ़ोटो आप देख पा रहे होंगे बच्चों, जिसके अंदर 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भाषण दे रहे हैं और बहुत सारे लोग दिल्ली में उनको सुन रहे हैं। यही जो बात है वो रेडियो से भी टेलीकास्ट हुई थी। यह कोई आसान काम नहीं था। भारत का आज़ाद होना एक तरीके से खुशी का सबब था, परंतु इसमें बहुत सारे दुख भी छिपे हुए थे जो अगले कई वर्षों तक भरे नहीं जा सकते थे। हिंदुस्तान 1947 में जिन हालातों के बीच आज़ाद हुआ, शायद उस वक्त तक कोई भी मुल्क वैसे हालात में आज़ाद नहीं हुआ था। हमें आज़ादी मिली, परंतु बंटवारे के साथ आज़ादी मिली। सन 1947 का साल अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल था। भारत में बड़े पैमाने पर बच्चों दंगे हो रहे थे। हिंदू मुसलमान भारत के अन्य भागों, बहुत सारे भागों में आपस में झगड़ रहे थे। जहाँ हिंदू आबादी ज़्यादा थी वहाँ हिंदू मुसलमानों को मार रहे थे, और जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी वहाँ मुस्लिम हिंदुओं को मार रहे थे। यह विस्थापन का सिलसिला चल रहा था। बहुत सारे मुस्लिम पंजाब और भारत के कई सारे हिस्सों से भागकर पाकिस्तान की ओर जा रहे थे, जबकि बहुत सारे हिंदू पाकिस्तान की तरफ से भागकर भारत की ओर आ रहे थे। इस प्रकार दोनों ही देशों की सीमाओं के पास शरणार्थी कैंप बड़े पैमाने पर लग गए थे और इसमें कई हजार लोगों की जान चली गई थी। यहाँ पर बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है 3 चुनौतियाँ। जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के समक्ष बच्चों 3 चुनौतियाँ थी। पहली और तात्कालिक चुनौती थी भारत को एकता के सूत्र में बांधना, एक ऐसे भारत को गढ़ना जिसमें भारतीय समाज की सारी विविधताओं के लिए जगह हो। भारत एक देश ही नहीं, एक महादेश है जो अपनी विविधताओं के लिए जाना जाता है। तो हमारे जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका ये मानना था कि हम एक ऐसे भारत का निर्माण करें जो एकता के सूत्र में बंधा हो। तो ये सबसे पहली चुनौती थी बच्चों। दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र को कायम करने की। बहुत सारे देशों ने स्टार्टिंग में लोकतंत्र नहीं अपनाया और बहुत सारे देशों ने लोकतंत्र को तो अपनाया, लेकिन बहुत लंबे समय तक वो लोकतंत्र को मेंटेन नहीं कर पाए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं, घाना ने पहले लोकतंत्र को अपनाया, लेकिन बाद में धीरे धीरे वामे एनक्रोमा ने तानाशाही शासन चलाना शुरू कर दिया। परंतु जब से भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में आंदोलन शुरू हुए थे, उस नेतृत्व के आधार पर यह बात सामने आई कि किस प्रकार से भारत को एक लोकतांत्रिक राज्य यानी एक लोकतांत्रिक देश बनाया जाए। इसी वजह से भारत में सेकंड चुनौती थी कि लोकतंत्र को कायम कैसे रखा जाए। आई होप बच्चों आपको समझ आ रहा होगा। तीसरी चुनौती थी ऐसे विकास की जिससे समूचे समाज का भला हो, ना कि कुछ तबकों का। अर्थात केवल अमीरों का भला नहीं होना, बल्कि अमीरों के साथ साथ अल्पसंख्यक समुदाय, धार्मिक संस्कृति से अलग रहने वाले लोग, वंचित तबकों का भी
फ़ायदा होना आवश्यक था, तभी इस आज़ादी का कोई अर्थ था। यहाँ एक और आपको पिक्चर दिख रही है। मेरे मन में हमेशा इच्छा रही कि टाइम मशीन मिल जाए तो मैं थोड़ा पीछे लौटूं और 15 अगस्त 1947 के जश्न में शिरकत करूं, लेकिन यहाँ तो मामला कुछ अलग ही नज़र आ रहा है, क्योंकि भारत में एक ही केवल कुछ हिस्से ऐसे थे जहाँ पर खुशियाँ मनाई जा रही थी। अदरवाइज़ पूरा देश सांप्रदायिक हिंसा में बदल चुका था और बहुत बड़े पैमाने पर हत्याएं और विस्थापन का जो सिलसिला था वो चल रहा था। यहाँ पर बच्चों ये 3 चुनौतियाँ हमने डिस्कस की कि कितनी चुनौतियाँ थी, 3 चुनौतियाँ थी। तो जो पहली चुनौती है हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, वो थी राष्ट्र निर्माण की चुनौती। इस चैप्टर में हम राष्ट्र निर्माण की इसी चुनौती के बारे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर जो अगला टॉपिक है हमारा बच्चों, वो कुछ यहाँ पे फ़ोटोज़ दे रखी थी और उन फ़ोटोज़ को आप देख लेना, बुक में आपके पास है, जिसमें जिन्ना का और जवाहरलाल नेहरू ने अपने अपने भाषण दिए हैं। डिस्कस करता हूँ मैं आपसे विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। समस्या थी कि जो विस्थापन है वो कैसे काम करेगा और कैसे फिर हम बाकी लोग जो हैं उनको, जो भारत से पाकिस्तान गए हैं या पाकिस्तान से भारत में आए हैं, उनको कैसे स्थापित यानी दोबारा से उनको रहने की जगह दी जाएगी। 14 अगस्त को और 15 अगस्त को, 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। और ये एक जिन्ना का सिद्धांत था जिसको बच्चों द्विराष्ट्र सिद्धांत कहते हैं। द्विराष्ट्र सिद्धांत के अनुसार मोहम्मद अली जिन्ना का ये कहना था कि भारत जो है वो एक कौम या एक धर्म का देश नहीं है, बल्कि भारत जो है वो एक से ज़्यादा मतलब 2 धर्मों का यानी 2 कौम का देश है, मुसलमान और हिंदू। इसलिए मुसलमानों को जो है वो अलग से एक मुल्क दिया जाना चाहिए। मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ, यहाँ जो चीज़ नहीं लिखी है वो बताता हूँ मैं आपको। एक मेन चीज़ ये थी कि जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना को ये प्रॉब्लम थी कि जैसे ही चुनाव होते थे तो मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग बहुत कम वोट प्राप्त कर पाती थी और जीत नहीं पाती थी। तो उनको लगा कि इस प्रकार से भारत का प्रधानमंत्री बनना या भारत में राज करना वो मुश्किल हो जाएगा मुसलमानों के लिए। इसलिए उन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग की। फैसला हुआ, जिस भूभाग को इंडिया के नाम से जाना जाता था उसे भारत और पाकिस्तान नाम के 2 देशों के बीच में बांट दिया जाएगा। विभाजन दर्दनाक तो था ही, इस पर फैसला करना और अमल लाना बहुत मुश्किल था। अब क्यों मुश्किल था मैं आपको समझा देता हूँ। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में, चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था बच्चों कि यहाँ पर कुछ समस्याएं थी भारत में। सबसे पहले तो ये कहा गया कि जहाँ पर मुस्लिम अधिक है उस क्षेत्र को पाकिस्तान, और जहाँ पर हिंदू अधिक हैं उस क्षेत्र को हिंदुस्तान यानी भारत में बांटा जाए। परंतु ब्रिटिश इंडिया में कोई भी एक इलाका ऐसा नहीं था जहाँ मुसलमान बहुसंख्यक हो, अधिक संख्या में हो। ऐसे केवल 2 इलाके थे जहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी। पहला इलाका था पश्चिम में, जो मैंने आपको बताया पश्चिम पंजाब, और दूसरा इलाका था पूर्व में, जो मैंने बताया आपको पूर्व बंगाल। केवल 2 इलाके ऐसे थे जहाँ पर मुसलमान अधिक संख्या में रहते थे। और आपको तो अगर भारत का नक्शा आपको दिखाई दे रहा होगा तो मैं आपको इस नक्शे में दिखाना चाहूँगा कि जो पश्चिमी जो पंजाब था वो था बिल्कुल, और जो पूर्वी बंगाल था, उन दोनों में बहुत डिफरेंस था। तो इस तरीके से राज कैसे किया जाएगा, लेकिन बहुत अफरा तफरी में, जल्दीबाजी में इस बात को भी स्वीकार कर लिया गया कि चलो भाई हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। दूसरी बात, एक और समस्या थी, बहुत सारे ऐसे मुसलमान थे जो पाकिस्तान जाना ही नहीं चाहते थे, वो हिंदुस्तान में रहना चाहते थे। ऐसे बहुत सारे नेता भी थे जो पाकिस्तान जाना नहीं चाहते थे। बहुत सारे मुस्लिम नेता थे, जैसे खान अब्दुल गफ्फार खान, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के एक नेता थे। इनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। ये द्विराष्ट्र सिद्धांत के बिल्कुल खिलाफ थे और ये पाकिस्तान जाना ही नहीं चाहते थे। तो उनकी तरह बहुत सारे ऐसे मुसलमान थे जो पाकिस्तान जाना नहीं चाहते थे, वो हिंदुस्तान में रहना चाहते थे। और तीसरी समस्या और भी विकट थी कि ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल पंजाब प्रांत और बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। यानी ऐसे बहुत सारे एरिया थे पाकिस्तान में जो गए बाद में, जहाँ पर बहुत सारे हिंदू भी रहते थे।
तो 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि तक ये फैसला नहीं हो पाया। लोगों को ये समझ में नहीं आया कि वो भारत में हैं या पाकिस्तान में। काओस रहा, एक प्रॉब्लम रही, उनको ये पता नहीं चला कि वो भारत में है या पाकिस्तान में, और इसी वजह से एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई, बहुत लोग मर गए। चौथी समस्या थी अल्पसंख्यकों की। अब अल्पसंख्यक भारत में भी थे, जो मुसलमान बचे थे वो अल्पसंख्यक हो गए थे, पाकिस्तान में भी थे, जो हिंदू या सिख या बाकी जैन पारसी जो भी थे उनकी समस्या थी। ठीक इसी तरह पंजाब और बंगाल के भारतीय भूभाग में भी लाखों की संख्या में मुस्लिम आबादी थी। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में मुसलमान एक बड़ी आबादी थी। ये सब लोग एक तरह से सासत में थे, ये अपने ही घर में विदेशी बन गए थे। जैसे ही ये बात साफ हुई कि देश का बंटवारा होने वाला है, वैसे ही दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों पर हमले होने लगे। कोई भी इस बात का अनुमान नहीं लगा सकता कि समस्या कितनी विकट थी। कठिनाई बड़ी थी, लोग मरते चले गए। नेताओं ने लोगों से अपील की, महात्मा गांधी ने भी लोगों से अपील की, लेकिन इसका कोई भी रिज़ल्ट नहीं निकला। आइए बच्चों, हम चलते हैं विभाजन के परिणाम पर। सन 1947 में बड़े पैमाने पर एक जगह की आबादी दूसरी जगह जाने को मजबूर हुई थी। आबादी का यह स्थानांतरण आकस्मिक, अनियोजित और त्रासदी से भरा था। मानव इतिहास में इतना बड़े पैमाने पर स्थानांतरण कभी नहीं हुआ था। धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से मारा। लाहौर हो, अमृतसर हो, कलकत्ता हो, सभी इलाके, मैंने बताया था आपको, जहाँ हिंदू ज़्यादा संख्या में थे वहाँ मुसलमानों को मारा गया, और जहाँ मुसलमान ज़्यादा संख्या में थे वहाँ हिंदुओं को मारा गया। मुस्लिम बहुल आबादी में वाले इलाकों से हिंदू और सिख भी नहीं गुजरते थे, और हिंदू वाले इलाकों से मुसलमान गुजरने से कतरते थे। लोग अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। चांदनी चौक और आपका ये कनॉट प्लेस, ये सब भरा पड़ा था पूरा मुस्लिमों से, परंतु बच्चों पूरा खाली हो गया क्योंकि बहुत सारे विस्थापन यहाँ से भी हुआ। वे सीमा के एक तरफ से दूसरी तरफ गए, और इसी क्रम में लोगों को बड़ी बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ा। दोनों ही तरफ के अल्पसंख्यक अपने घरों से भाग खड़े हुए। कल तक जिन लोगों का ये अपना वतन हुआ करता था, या पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों को वो अपना वतन मानते थे, दोनों ही तरफ से उन्हें प्रॉब्लम सहनी पड़ी। पैदल चलकर उन लोगों ने दूरी तय की। औरतों के अपहरण किए गए, उनको अगवा किया गया, जबरन शादी की गई, बलात्कार हुए, ठीक है, और उनको दूसरे धर्म को अपनाना पड़ा। बहू और बेटियों को मार दिया गया। बहुत से बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए। जो लोग सीमा पार करने में किसी तरह सफल रहे, उन्होंने पाया कि अब वे बेठिकाना हो गए हैं। शरणार्थियों की तरह उन्हें अपने ही देश में ज़िंदगी बितानी पड़ रही थी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं बच्चों, कितनी खतरनाक स्थिति थी। यहाँ महात्मा गांधी की आप एक तस्वीर देख पा रहे हैं, जिसमें वो गए हैं बांग्लादेश, जो नोआखली था, वहाँ पर महात्मा गांधी गए थे, और वहाँ के लोगों से अपील की थी कि वो हिंसा ना करें। एक इमेजिनेशन से परे चीज़ें हैं जो देख रहे हैं। दिल के दो टुकड़े हो जाना, और इस तरीके से लोगों के घर तबाह हो गए। तो बच्चों, ये तो थी विभाजन की कहानी। अब हम थोड़ा चलते हैं राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ वित्तीय संपदा के साथ। अब यहाँ देखिए, जैसे भाइयों का बंटवारा होता है ना, उसी प्रकार से देश का बंटवारा हुआ। टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर, पुलिस के वाद्य यंत्रों तक का बंटवारा हुआ। सरकारी और रेलवे के कर्मचारियों का बंटवारा हो गया। अब तक साथ रहते आए दो समुदाय का यह एक हिंसक और भयावह विभाजन था। एक अनुमान के अनुसार 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा और सीमा पार जाना पड़ा। विभाजन की हिंसा में तकरीबन 5 से 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई, और हजारों का आंकड़ा नहीं है, लाखों का आंकड़ा है। लाखों लोग इसमें मर गए थे। 1951 के वक्त भारत की कुल आबादी के 12% मुसलमान थे। इसके अलावा सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी और यहूदियों भी यहाँ रहते थे। तो सबके साथ कैसा व्यवहार हुआ होगा आप यहाँ इमेजिन कर सकते हैं बच्चों। मुस्लिम लीग का गठन मुख्य रूप से औपनिवेशिक भारत में मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए किया गया था, लेकिन धीरे धीरे इसी मुस्लिम लीग ने
ये बीज बोया जिसकी वजह से भारत जो है दो टुकड़ों में विभाजित हो गया। मोहम्मद अली जिन्ना की महत्वाकांक्षा ने भारत को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया और लाखों लोगों को अपने घर बार छोड़ने पड़े और लाखों लोग इसमें मर खप गए। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक की वीडियो समझ में आई होगी। अगली वीडियो में मैं बाकी बचे चैप्टर को निपटाऊंगा और 20 मिनट की वीडियो बनी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी और अगर कुछ प्रॉब्लम इस वीडियो में लगे आपको तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि जो भी चीज़ें हैं वो डिस्कस हो सकें, मैं आगे कुछ सुधार कर सकूं। अगली वीडियो में मैं डेफिनेटली इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा। थैंक यू सो मच।